हेलो दोस्तों, आप सभी का भारतीय न्याय संहिता के एमसीक्यू सीरीज के थर्ड सभी वीडियो का फिर से स्वागत है। आई होप आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया ये कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे मुझे न्यू वीडियोस आपके लिए बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आईपीसी की धारा 6252A को भारतीय न्याय संहिता के किस सेक्शन के अंतर्गत एक साथ संगठित किया गया है? ए सेक्शन 2, बी सेक्शन 4, सी सेक्शन 5, डी सेक्शन 6। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए सेक्शन 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 2 किस विषय से संबंधित है? ए परिभाषाएं, बी सामान्य वाद, सी सामान्य स्पष्टीकरण, डी बी एंड सी दोनों। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए परिभाषाओं के नाम से। वहीं अगर हम साधारण स्पष्टीकरण की बात करें तो इसे हम आईपीसी के चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दृष्टांकन क्या है? ए चेक, बी मुक्तारनामा मतलब पावर ऑफ अटर्नी, सी दस्तावेज, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस के अंतर्गत कार्य शब्द कार्यावली का घोतक है उसी प्रकार जिस प्रकार ए डैश का ए लोक, बी कार्य, सी लोक व कार्य, डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर है वो है बी कार्य का। वहीं अगर हम देखें लोक व कार्य को हम आईपीसी में एक साथ पढ़ते थे, किस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ते थे एक साथ? तो सेक्शन नंबर 33 के अंतर्गत हम इसे पढ़ते थे, क्योंकि बीएनएस में इसे अलग अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 सब क्लॉज 8 के अंतर्गत दस्तावेज पे निम्नलिखित शामिल है? ए चेक, बी मुक्तारनामा, सी मानचित्र या रेखांकन, डी उपरोक्त सभी। तो जो आपका सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता में जेंडर किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 7, सेक्शन 2 सब क्लॉज 8, सेक्शन 2 सब क्लॉज 9, सेक्शन 2 सब क्लॉज 10। तो आंसर है जो आपका सही है वो है डी सेक्शन 2 सब क्लॉज 8। वहीं अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में हम जो जेंडर है उसको किस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ते थे? तो सेक्शन 8 के अंतर्गत पढ़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 सब क्लॉज 10 जेंडर के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है? ए व्यक्ति, बी नर व नारी, सी ट्रांसजेंडर, डी बी एंड सी दोनों को। तो यहाँ पे जो नया ऐड किया गया है वो है ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया है। वहीं हम नर व नारी को पहले से ही इसमें आईपीसी में पढ़ते थे, प्लस अब बीएनएस में भी हम इसे पढ़ेंगे। तो हमारा जो आंसर है हुआ वो डी बी एंड सी दोनों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्य शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो भारतीय न्याय संहिता में अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहला ही सेक्शन जो है वो सेक्शन है बी सेक्शन 2 का सब क्लॉज 1। तो उसके अंतर्गत हम किसे पढ़ते हैं? एक्ट को पढ़ते हैं। वहीं हम आईपीसी में अभी हमने देखा इसे कहाँ पढ़ते थे? हम 33 के अंतर्गत पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 सब क्लॉज 10 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर का वही अर्थ होगा जो ए ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 से में है, बी ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 की धारा 2 खंड के में है, सी ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2018 की धारा 2 खंड ट में है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 की धारा 2 का जो खंड का है वो ट्रांसजेंडर के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिंग शब्द लिंगवाचक शब्द संहिता में जहां भी प्रयोग किया गया है वहां उसका मतलब समझा जाएगा। ए व्यक्ति से, बी नर व नारी से, सी ट्रांसजेंडर से, डी बी एंड सी दोनों। तो अभी हमने देखा कि पहले तो हम नर व नारी को पढ़ते थे, अब उसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर दिया गया है। तो हम अब जहाँ पे भी ये वर्ड यूज होगा जेंडर, वहां पे नर व नारी व ट्रांसजेंडर दोनों से ही इसका अर्थ समझा जाएगा। तो आंसर जो आपका बी एंड सी से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्याय संहिता में कपट पूर्वक किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 5, सेक्शन 2 सब क्लॉज 6, सी सेक्शन 2 सब क्लॉज 7, डी सेक्शन 2 सब क्लॉज 9। तो अगर हम बात करें कि फ्रॉडुलेंटली को कहाँ पे परिभाषित किया गया है तो आपका है डी सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 के अंतर्गत। वहीं अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में हम इस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ते थे तो सेक्शन 25 के अंतर्गत इसको पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का घोतक है? ए मानव, बी जीव जंतु, सी एनिमल, डी बी एंड सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी एंड सी दोनों, मतलब इसमें जीव जंतु और एनिमल्स दोनों ही शामिल किए गए। जीव जंतु हिंदी में, एनिमल्स इंग्लिश में बोलते हैं। और ये जो है आपकी डेफिनेशंस आईपीसी में कहाँ पे दी? तो ये आईपीसी में आपकी जो डेफिनेशन थी वो थी सेक्शन 47 में। वहीं अगर हम बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में ये कहाँ पे आपकी है? 2 सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत लोप शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? लोप दैट मीन्स ओमिशन। सेक्शन ए, सेक्शन 2, सेक्शन 2 सब क्लॉज 1, सेक्शन 25, सेक्शन 22 में। तो हम देखते हैं कि लोप को कहाँ पे बताया गया है? सेक्शन 25। तो आपका सी आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जीव जंतु शब्द को परिभाषित किया गया है। ए सेक्शन 2, बी सेक्शन 2 का सब क्लॉज 1, सी सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, डी सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, मतलब सी आपका सही है। वही हमने आईपीसी में इसे अभी देखा कि हम किसमें पढ़ते थे, आईपीसी में सेक्शन नंबर 47 में इसको पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अधिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को करता हुआ कहा जाएगा? ए बेईमानी, बी कपट पूर्वक, सी कूटकरण, डी धोखा। तो जब हम एक व्यक्ति को सदोष अधिलाभ होता है, दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि होती है, तो हमें पता है, हम आईपीसी में भी पढ़ चुके हैं कि इसे हम क्या कहते हैं? बेईमानी। तो आंसर ए सही है। क्वेश्चन है। भारतीय न्याय संहिता में प्रतिस्थापित नया शब्द बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया? ए सेक्शन 2 सब क्लॉज 4, बी सेक्शन 2 सब क्लॉज 1, सी सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, डी सेक्शन 2 सब क्लॉज 3। तो जैसा कि इसमें बीएनएस में इसको सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 में न्यू ऐड किया गया है। तो ये आपका क्या है? बीएनएस में न्यू ऐड था। आईपीसी में बालक के लिए कोई भी डेफिनेशन या कोई भी सेक्शन नहीं डिफाइन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है तब कहा जाता है यदि वह उस बात को निम्न आशय से करता है? ए बेईमानी से करता है, बी कपट से करता है, सी कूटकरण के द्वारा करता है, या डी धोखे से करता है। तो इसका जो सही आंसर है बी कपट के द्वारा अगर कोई करता है तो उसके यहाँ आ जाएगा कपटपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय न्याय संहिता में दस्तावेज किस धारा के अंतर्गत समझाया गया है? तो अगर हम देखें भारतीय न्याय संहिता में तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 5, सेक्शन 2 सब क्लॉज 6, सेक्शन 2 सब क्लॉज 7, या डी सेक्शन 2 सब क्लॉज 8। तो बीएनएस की बात करें तो इसे किसमें बताया गया है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 8। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं अगर हम इसमें बात करें, इसमें आईपीसी में इसे कहाँ पे बताया गया है? 29 में। वहीं आईपीसी के ही अंतर हम एक और सेक्शन पढ़ते थे 29A, जो कि इस बारे में बात करता था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करता था। उसे हम मर्ज करके बीएनएस के ही सेक्शन में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल ना हो, मृत्यु शब्द निम्न में से किसकी मृत्यु का घोतक समझा जाएगा? ए व्यक्ति की, बी मानव की, सी मानव व जीव जंतु की, डी उपरोक्त सभी की। तो आपका सही आंसर है बी मानव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय न्याय संहिता में बेईमानी किस धारा के अंतर्गत समझाया गया है?
A सेक्शन 2 सब क्लॉज 5, B सेक्शन 2 सब क्लॉज 6, C सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 और D सेक्शन 2 सब क्लॉज 8। तो इसे समझाया गया है आपका ऑप्शन सी सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 में। वही आईपीसी में हम इसे किस धारा के अंतर्गत पढ़ते थे? तो 24 के अंतर्गत पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से धारा 1 सब क्लॉज 5 न्यायालय के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है? तो ए, वह जो अकेले ही कोई न्यायिक कार्य करने के लिए सक्षम हो। बी, एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए सक्षम हो। सी, विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। डी, उपरोक्त सभी। तो आंसर है यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी। मतलब कोई भी न्यायिक कार्य करने वाला व्यक्ति, कोई भी निकाय, चाहे वो अकेला ही वो कार्य कर रहा हो, अगर उसे विधि द्वारा सशक्त किया गया है उस कार्य को करने के लिए, तो वो आपका क्या आएगा? न्यायालय के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता में मृत्यु किस धारा के अंतर्गत समझाया गया है? ए, सेक्शन 2 सब क्लॉज 5, बी सेक्शन 2 सब क्लॉज 6, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, डी सेक्शन 2 सब क्लॉज 3। तो अगर हम बात करें मृत्यु, डेथ को कहाँ पे बताया गया है? तो सी, आपका बी सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 में बताया गया है। वहीं आईपीसी में से कहाँ बताया गया है? तो इसे आईपीसी के सेक्शन नंबर 46 के अंतर्गत डिफाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से धारा 1 सब क्लॉज 4 कूटकरण के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है? ए, प्रवंचना। बी, नकल। सी, नकल ठीक वैसी हो। डी, नकल ठीक वैसी ना हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, नकल ठीक वैसी ना हो। मतलब आप अगर किसी चीज की नकल बना रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो एज इट इज वैसी ही हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन अगर आपने किसी चीज की नकल की है तो वो आपको कूटकरण माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता में न्यायालय किस धारा के अंतर्गत समझाया गया है? तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 5, बी सेक्शन 2 सब क्लॉज 1, सी सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, डी सेक्शन 2 सब क्लॉज 3। तो अगर हम कोर्ट की बात करें तो इससे कहाँ में बताया गया है? ए सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 में। वहीं हम आईपीसी में इसे कहाँ पे पढ़ते थे? तो इसे हम आईपीसी में पढ़ते थे सेक्शन नंबर 20 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, करता हुआ कहा जाएगा? प्रवंचना मतलब धोखा करे, ठीक है। तो ए, कूटकरण। बी, काउंटर फीट। सी, कपटपूर्वक। डी, ए एंड बी दोनों। तो आंसर है आपका ए एंड बी दोनों। मतलब हिंदी में हम इसे कूटकरण बोलते हैं, वहीं इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? काउंटर फीट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता में कूटकरण किस धारा में परिभाषित किया गया है? कूटकरण को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ए, सेक्शन 2 सब क्लॉज 4, सेक्शन 2 सब क्लॉज 1, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, सेक्शन 2 सब क्लॉज 3। इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए, सेक्शन 2 सब क्लॉज 4 में इसको डिफाइन किया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसे आईपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 सब क्लॉज 2 के अनुसार बालक से निम्नलिखित कौन परिभाषित है? यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा सब क्लॉज 3। 18 वर्ष से कम हो। बी, 18 वर्ष से कम आयु का हो। सी, 21 वर्ष से कम हो। डी, 7 वर्ष से कम हो। तो यहाँ जो आपका सही आंसर है वो है आपका ए, 18 ईयर्स से जो कम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर।